अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 12 और इसमें बेसिकली हम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक टूल हम एक्सप्लोर करेंगे जो है जिसका नाम है क्रिप्ट टूल। और हम इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, इनक्रिप्शन की क्या ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ये लैब है हमारे पास कि हम अपने डेटा को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस लैब कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में क्या है या क्रिप्ट टूल्स क्या हैं। तो लैब थोड़ी हमारी थ्योरेटिकल है, तो मैं सारी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, उसमें से कुछ कुछ जो हाईलाइटेड बातें हैं वो आपको बता दूंगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है सिंपली कि पहली लाइन जो है ना वो आपको सब जवाब दे देती है। क्रिप्टोग्राफी इज साइंस कह लें या आर्ट भी कह सकते हैं ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स सीक्रेट। यानी आपकी सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने के लिए आप कोई चीज़ सीक्रेट रखना चाहते हैं, आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, तो उसको अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी का ओरिजिन कोई आज का नहीं है या आज के इंटरनेट एरा की बात नहीं है, ये बहुत पुराना है। कि जब आप डिकोडेड मैसेज सेंड किया करते थे, पहले ऐसा ज़माना था कि अब ज़ाहिर-सी बात है, बहुत पहले मतलब रोमन दौर में जंग वगैरह होती थी, तो आप फ़ौज कहीं स्टेशन्ड है, कहीं पे रिपोर्ट करना है और उस वक़्त जो है आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता था, या तो आप किसी बंदे को भेजते थे या फिर वही कबूतर वाली अप्रोच होती थी। और अगर वही बात है कि इनसिक्योर चैनल है, पब्लिकली किसी ने भी पकड़ लेना, तो मैसेज अगर प्लेन टेक्स्ट होता तो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती। और इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती तो आपका एनिमी जो होते वो आपकी स्ट्रैटेजी से वाकिफ़ हो जाते। तो उस वक़्त भी क्या किया जाता था कि मैसेज को थोड़ा स्क्रैम्बल्ड कर दिया जाता था, कि पढ़ा नॉर्मल पढ़ने वाला ना समझ सके, सिर्फ़ रिसीवर को पता है कि किस तरीके से इसे रीड करना है, वो उसे डिकोड करके पढ़ सके। ठीक है? तो इसके लिए भी बल्कि मेरे ज़हन में एक बड़ी अच्छी-सी मिसाल आ रही है, मूवी से रिलेटेड ही है। एक मूवी आई थी कुछ अरसे पहले, हॉलीवुड मूवी, और उसका नाम था वांटेड। ठीक है? और उसमें कुछ असैसिन्स होते थे, ठीक है? और असैसिन के पास जो होता था एक डिकोडेड मैसेज आता था कि आपका नेक्स्ट टारगेट कौन है, ठीक है? अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि उसमें मैसेज प्लेन टेक्स्ट में नहीं आता था, बल्कि उनके पास डिकोड हुआ होता था, सॉर्ट ऑफ बाइनरी वो उसको डिकोड करते थे, उनको एक नेम मिलता था कि आपको किसको असैसिनेट करना है। तो पब्लिक आई में तो कोई ट्रेस ही नहीं उस बात का कि वो किसी का नाम है, कोई टारगेट आया, लेकिन उनको पता होता था कि इट्स अ टारगेट, क्योंकि दे आर द ओनली वन जो उसको रिवर्स करते हुए, डिकोड करते हुए डिक्रिप्ट कर लेते थे और उसमें से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते। तो कोई सबूत भी नहीं है और उनके पास एक टारगेट का नेम भी आ जाता है, ठीक है? तो ये अगर आप लोगों ने देखी होगी मूवी तो डेफ़िनेटली आपको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये एक क्रिप्टोग्राफ़ी की ही एक एग्ज़ाम्पल थी कि उसमें बैकग्राउंड में आपके पास जो है हिडन हुआ होता था एक्चुअल मैसेज, ठीक है? तो क्रिप्टोग्राफ़ी के बहुत सारे पर्पस हैं, ठीक है? हम जिस पर्पस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं वो है हमारा नेटवर्क के व्यू पॉइंट से, क्योंकि हम इसको नेटवर्क के कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं अपना डेटा सेंड करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा था पिछली लैब में कि हम पैकेट एनालाइज़र से अगर एनालाइज़ कर रहे हैं पैकेट, तो कुछ पैकेट्स में हमें डेटा दिखाई दे रहा था और हो सकता है वो डेटा कॉन्फिडेंशियल हो। मतलब आप क्या चाहेंगे कि आपने कोई एसएमएस किया अपने दोस्त को, बीच में से कोई इंटरसेप्ट करके उसे पढ़ ले या पढ़ रहा हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप, ठीक है? तो आपने बल्कि देखा होगा व्हाट्सऐप में लिखा हुआ भी होता है कि जब आप चैट उसको ओपन करें तो वो कहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब यही होता है कि सिर्फ़ आपका मैसेज जिसको आप सेंड कर रहे हैं वही देख सकेगा, बीच में कोई इसे इंटरसेप्ट करके नहीं पढ़ सकता। ज़ाहिर-सी बात है कोई पढ़ ले तो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, कुछ प्राइवेट बातें भी हो सकती हैं, वो आप नहीं चाहेंगे कि पब्लिक में डिस्क्लोज़ हों। तो ये चीज़ जो है हमारे आज के एरा की बहुत कहना चाहिए कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। आए दिन आप देखते रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो लीक हो जाती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो। तो ये पॉसिबल इसीलिए होता है कि यहाँ पे अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, ठीक है? और लूप होल्स को हैकर जो होते हैं एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। लेकिन स्टिल काम जारी है, तो ये भी एक डोमेन है कि डेटा को किस तरीके से सिक्योर बनाया जाए
कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पर्सन को मिल सके जो जिससे उसको कंसर्न है। हर कोई उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूँगा, मौज़ूम के एजेंसीज़ कैसे टैप कर लेती हैं, लेकिन डेफ़िनेटली बात सिंपल सी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं का प्रोवाइडेड है, तो उनके पास एक्सेस भी है, ठीक है? तो ये तो मैंने जो आपको बात बताई ना, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है कि वो टैप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जिसने पूरा सेटअप लगाया, यानी इट्स लाइक कि आपने कोई चीज़ अगर बना के दी है, तो आप उसमें लूप होल्स रखते हैं ना, जिसे मैंने बात बताई लूप होल्स, बैक डोर्स। तो इस तरह के बैकडोर्स होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं। यानी कि जिसे कहा जाए कि जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टेक्निकल पर्सन ही एंटर हो सकता है, जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन हो। तो बाज़ औक़ात अनजाने में हो जाते हैं, आए दिन आप देखते हैं कि बैंक स्कैम हो गया, बैंक के बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह जो है हो गई, स्कैम हो गया। तो ये होते हैं अनइंटेंशनल लूपहोल्स, लेकिन कुछ जगह पे ये लूपहोल्स इंटेंशनली भी रखे जाते हैं। तो इस तरीके से टैब सिर्फ़ एजेंसीज़ ही नहीं, टैब्स तो हमारे ऊपर पूरा सोशल मीडिया भी रख रहा है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में आप सिर्फ़ सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हम बात कर लेते हैं, प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बना है? आप बताएँ क्या ख़्याल है आपका? तो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना। एक्चुअली एक मैं आपको कोट बता देता हूँ, मैंने रिसेंटली पढ़ी थी एक डॉक्यूमेंट्री में। तो उसमें कहा गया था कि अ, अगर क्या कहते हैं कि आप को प्रोडक्ट जो है ना, थोड़ा-सा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी ब्रेक लूँगा तो देख के बताऊँगा आपको कोटेशन, आधी मुझे याद आ रही है। लेकिन उसमें ये बताया गया था कि आपकी 2 एजेंसीज़ जो है, 2 एजेंसीज़ कह लें या 2 कंपनीज़ कह लें, जो अपने कस्टमर्स को यूज़र कहती हैं, ठीक है? कस्टमर्स को यूज़र कहती हैं। एक होती है ड्रग वाली इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है? तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यूज़र कहते हैं, वो हमें कस्टमर नहीं कहते, क्लाइंट नहीं कहते, हम उनके यूज़र हैं। यानी हमें उनकी एडिक्शन सी हो गई एक तरीके से, ठीक है? तो हम यूज़र में आ जाते हैं। ठीक है, एक और कोट थी बड़ी अच्छी-सी, वो मैं अभी थोड़ा ब्रेक आता है तो देख रिकॉल करके बताता हूँ, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो सारी बात यही है कि सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न, कॉन्फिडेंशियल रीज़न है हमारे पास कि हमारा डेटा हम नहीं चाहते कोई देखे, लेकिन देखा जा रहा है। जब हम बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्री एग्री कर देते हैं, तो उससे यही होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जा रही होती है। कुकीज़ जब हम इनेबल कर देते हैं, तब भी जा रही होती है। आप देख लें कि हर वेबसाइट स्मार्ट से स्मार्ट होती जा रही है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं, अगली मर्तबा आप आते हैं, उससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ आपको सजेशन में मिल जाती हैं। आप फ़ेसबुक पे आते हैं, तो फ़ेसबुक में आपने कभी कोई वीडियो क्लिक की होती है, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ या उससे रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट आपके पास सजेशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसी तरह पॉसिबल हो रहा है कि वो आपके डेटा को मुसलसल टैप ही कर रहे हैं, ठीक है? और आपको वो उलझाए रखना चाहते हैं। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री का नाम भी बताऊँगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसमें डार्क साइड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बताया गया है कि हमें कैसे इन्होंने एडिक्टेड बना रखा है। तो ख़ैर दैट थिंग असाइड, हम थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं अपने लेक्चर में। क्रिप्टोग्राफ़ी क्या है? आर्ट है आपकी सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने के लिए, यानी आपकी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। अच्छा, फर्दर क्या कह रहे हैं? इससे हमें क्या क्रिप्टोग्राफी इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर अदर प्रॉब्लम्स सच एज़ डेटा इंटीग्रिटी। The receiver of the message should be able to check whether the message was modified during transmission. अच्छा, ये भी चेक किया जा सकता है कि डेटा जो है बीच में कहीं किसी ने टैप करके चेंज तो नहीं कर दिया है। ये चीज़ भी चेक की जा सकती है, क्योंकि आप उसके साथ, अब वही बात है, डिलिबरेटली भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, ड्यू टू सम फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं आपकी, जो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, जैसे चेकसम। चेकसम का कॉन्सेप्ट होता है कि सेंड करते वक़्त और रिसीव करने के बाद चेकसम कंपेयर होता है, उससे पता लग जाता है डेटा सेंड और रिसीव सही हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि अगर इन सिंपल वर्ड कहा जाए कि आप वही हैं जो आप क्या कहते हैं कि कह रहे हैं, कि क्या कहना चाहिए कि
आप वही बंदा है जो आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? क्लेम करना कि से मैं कह रहा हूँ कि मैं आतिफ शहबाज हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि रिसीविंग एंड पे मैं हूँ या नहीं, क्योंकि आप मुझे नहीं देख सकते, आप मेरी सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म इस बात की श्योरिटी करता है कि आप वही हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, तो रिसीवर ऑफ अ मैसेज शुड बी एबल टू वेरीफाई इट्स ओरिजिन, नो वन शुड बी एबल टू सेंड अ मैसेज, अच्छे से फर्जी नाम यूज हुए हैं, जैक एंड प्रिटेंड टू बी जिल, ठीक है? डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन होती है इसमें। व्हेन इनिशिएटिंग अ कम्युनिकेशन, जैक एंड जिल शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है? एक दूसरे को कम्युनिकेशन से पहले वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ, मैं ये जो है फला बंदा है और ये फला है। यानी इस केस में जैक है, तो जैक को पता होगा कि अदर एंड पे जिल है, और जिल को पता होगा अदर एंड पे जैक है। और आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, आप टेक्स्ट करते हैं, आपको पता ही होता है कि मैं किसको ये टेक्स्ट करने जा रहा हूँ। नॉन रिप्यूटेशन क्या कहते हैं इसे? नॉन रिप्यूडिएशन, ठीक है? इसमें ये है कि मुकर ना जाए सामने वाला बंदा, ठीक है? ये भी तो हो सकता है ना, सामने वाला बंदा आपको टेक्स्ट करे, मुकर जाए, और ये मुकर भी जाते हैं लोग, मैंने तो नहीं किया। इसलिए कि जब आप क्रिप्टोग्राफी से काम करते हैं तो हर चीज़ का ट्रैक होता है, तो आप मुकर नहीं सकते, ठीक है? तो ये कुछ वो हैं हमारे पास मोटिवेशन जिसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ करनी है। और इसमें कुछ टर्म्स बताई हुई हैं। क्रिप्टो एनालिसिस है, जो कि वही बात है कि आपका आर्ट और साइंस ऑफ ब्रेकिंग कोड है। क्रिप्टोलॉजी ब्रांच है मैथ्स की जो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस यूज़ करती है। प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट उसे कहा जाता है जो बिल्कुल आपका ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है जिसे रीड कर सकें, जैसे ये सामने लिखा हुआ है आपके। तो ये सारा टेक्स्ट प्लेन है। और जब मैं उसको इंक्रिप्शन कर देता हूँ, ठीक है? इंक्रिप्शन का मतलब है उस डेटा को स्क्रैम्बल्ड कर देता हूँ किसी तरीके से, तो वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है? टर्म्स हैं नेटवर्किंग की। तो साइफर टेक्स्ट या एन्क्रिप्टेड मैसेज कहलाता है। और वापस जब आप कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिक्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन इज प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्शन इज साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, राइट? ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन का। सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि मैं प्लेन टेक्स्ट की इनक्रिप्शन करता हूँ एक की से, तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है, और साइफर की डिक्रिप्शन करता हूँ उसी सेम की से, ठीक है? दोनों की सेम है, तो फिर वापस ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ कहलाती है सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन, ठीक है? जबकि इसके बरक्स हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है जिसे हम एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें इनक्रिप्शन करने के लिए मैं कोई और की यूज़ करता हूँ, और डिक्रिप्शन करने के लिए मैं कोई और की यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो इस पे बात करते हैं मोर ऑन दैट। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये बता दिया कि सिमेट्रिक में सेम की यूज़ होती है फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड एसिमेट्रिक में डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इसकी डिटेल्स पे हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि सेशन टाइम अप हो रहा है। इन दोनों के फ़ायदे नुकसानात की बात करेंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में ऐसा है कि आपको इनक्रिप्ट करने के लिए, यानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो की रिक्वायर्ड होती है, वही डिक्रिप्शन के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि आप मैसेज सेंड करते हैं एक बंदे को इनक्रिप्ट करके, तो उसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो उसके पास भी वेरी सेम की होना ज़रूरी है, ठीक है? दोनों के पास सेम की का होना ज़रूरी है, जिसने इनक्रिप्ट किया उसने भी, और जिसने डिक्रिप्ट किया उसने भी। तो इसमें जो मेन डिसएडवांटेज हमारे पास आ जाता है वो ये है कि हमें पहले की को भी एक्सचेंज करना पड़ता है, और वो भी ओवर द नेटवर्क ही होता है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि हमें सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में कि इन्वॉल्व मस्ट एक्सचेंज की को इसको की को यूज़ करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज भी ओवर द नेटवर्क ही होगा। ज़ाहिर सी बात है, फिजिकली तो आप की किसी को देने से। तो इस वजह से ये एक इश्यूज़ है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का, लेकिन ये एक पुराना और एक बेस्ट नोन टेक्नीक है, और अभी भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। तो अगर एक से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, मतलब उस सिचुएशन में कि जहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट आपने खुद ही करना है,
से एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आप सिमेट्रिक की यूज़ कर सकते हैं। सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास एक वेबसाइट है, फ्रंट एंड से क्या हुआ कि आपने लॉगिन और पासवर्ड सेंड किया, ठीक है? अब आप एक साइन अप करके यूज़र बन गए, ठीक है? आपने रजिस्टर करा लिया, इससे साइन अप हो गया, अब आप एक फेसबुक के यूज़र हैं। अब वो पासवर्ड जाके आपने तो प्लेन टेक्स्ट में एंटर किया, वो जाके कहीं न कहीं सर्वर में सेव हुआ है एज़ यूज़र के नाम से आतिफ शहबाज़ ये हैं और इनकी आईडी ये है और उनका पासवर्ड ये है। अब अगर वो पासवर्ड फ़ेसबुक ने अपने पास प्लेन टेक्स्ट में सेव कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर फ़ेसबुक के सर्वर को हैक कर लिया, जिस पे डेटाबेस को हैक कर लिया जिसमें सारे पासवर्ड मौजूद हैं, तो सारे अकाउंट्स हैक हो जाएँगे इस तरीके से तो। ये तो कोई अच्छी अप्रोच ना हुई। तो अच्छी अप्रोच ये है कि फ़ेसबुक को चाहिए कि वो मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लें और उसको पहले अपने पास एन्क्रिप्ट करें और एन्क्रिप्टेड पासवर्ड को अपने डेटाबेस में स्टोर करें। क्योंकि वो पासवर्ड किसी और के किसी काम का नहीं है, अगर वो हैक हो भी जाए तो वो मेरा अकाउंट हैक नहीं होगा क्योंकि मेरा पासवर्ड जो उनके पास है वो पासवर्ड मेरा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है। तो कोई और बंदा ईज़िली मेरा जो अकाउंट है उसे हैक नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि मैं अपने पास एन्क्रिप्शन करूँ जब भी मेरे पास पासवर्ड आए। मतलब जब भी यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा मैं उस पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करूँगा और एन्क्रिप्ट करके उसी पासवर्ड से कंपेयर करूँगा जो मेरे पास एन्क्रिप्टेड मौजूद है। या रिवर्स भी कर सकता हूँ जो मेरे पास डेटाबेस में मौजूद है उसे डिक्रिप्ट करके कंपेयर करा लूँगा। चूँकि यहाँ पर एक ही पार्टी इन्वॉल्व है जो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन से डील कर रही है, तो इस सिचुएशन में सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन बेस्ट अप्रोच है क्योंकि की नेटवर्क पे नहीं जा रही, वहीं पे आपके सर्वर पे मौजूद है और वहीं सारा काम हो रहा है। तो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का जो एप्लीकेशन मैंने आपको ये बताया, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन जहाँ नेटवर्क पे अलग-अलग पार्टीज़ हों, एन्क्रिप्शन कोई और करे और डिक्रिप्शन कोई और, तो वहाँ पे यहाँ पे डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपको की शेयर करनी पड़ती है ओवर अ नेटवर्क। और वही बात है, नेटवर्क तो है इटसेल्फ इनसिक्योर, की ही किसी ने हैक कर ली तो, की को किसी ने बीच में टैप कर लिया, तो फिर तो मेरे सारे मैसेज उसने टैप कर लिए ना, कोई से भी मैसेज जाएगा वो सारे के सारे रीड कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज आता है सिमेट्रिक की का। इसके बरक्स हमारे पास एक और अप्रोच है जो कहलाती है एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन या जिसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 कीज़ होती हैं, एक की कहलाती है पब्लिक की और दूसरी की कहलाती है प्राइवेट की, ठीक है? और ये कीज़ आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है? रिलेटेड का मतलब ये है कि अगर से मैं बताना चाहूँ कि इसमें एन्क्रिप्शन ऐसे है कि आप पब्लिक की को तो सबको नेटवर्क पे ऐसे ही सप्लाई कर देते हैं, ठीक है? पब्लिक कीज़ से आर फॉर ओनली डिक्रिप्शन, ठीक है? पब्लिक कीज़ आर ओनली फॉर डिक्रिप्शन और आपने वो अपने सारे जिन-जिनको आपने मैसेज भेजने हैं, जिनके दरमियान डेटा एक्सचेंज करना है, उनको दे दी। अब अगर आपने पब्लिक की को जैसे नाम ही बता रहा है पब्लिक कर दी, पब्लिक नेटवर्क पे है, तो क्या इससे वो मसला नहीं आएगा जो सिमेट्रिक की में आता था हमारे पास? नहीं, इससे वो मसला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा कि 2 कीज़ के पेयर हैं, एक और प्राइवेट है और एक पब्लिक और दोनों रिलेटेड हैं। अगर तो मैं एन्क्रिप्ट करता हूँ किससे, ठीक है? अगर तो मैं एन्क्रिप्ट कर रहा हूँ अपना प्राइवेट की से, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए उसी के रिलेटेड मैंने क्या कहा उसी के रिलेटेड क्या चाहिए? पब्लिक की चाहिए, ठीक है? और चूँकि ये दोनों कीज़ आपस में रिलेटेड हैं, तो कोई और बंदा अपनी की से इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसमें होता ये है कि अगर मैंने मैंने एन्क्रिप्ट किया पैकेट और कोई और बंदा जिसके पास कोई और रैंडम की है उससे डिक्रिप्ट करने पब्लिक की से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो उससे नहीं होगा। या यूँ कहा जाए कि सेंडर्स जो आपस में पूरे नेटवर्क पे मौजूद हैं, उनके पास तो पब्लिक की मौजूद है, जो मैंने खुद सप्लाई की है। तो पब्लिक की से ही अगर एन्क्रिप्ट किया गया हो, तो पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट नहीं होता, ठीक है? इसमें ये वाली अप्रोच लगाई गई है कि एन्क्रिप्शन अगर पब्लिक की से की गई है तो डिक्रिप्शन प्राइवेट की से होगी और अगर प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन की गई है तो डिक्रिप्शन पब्लिक की से होगी। जबकि नेटवर्क पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही की मौजूद है, वो है पब्लिक की। तो इसका मतलब है कि कोई भी बंदा इसको इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता। इट इज़ मोर सिक्योर देन द देन यूजिंग अ सिंगल की। 2 कीज़ का फ़ायदा ये है और हर मर्तबा यूज़र पब्लिक प्राइवेट कीज़ जब एक्सचेंज करता है डेटा तो अलग-अलग यूज़ करता है, ठीक है? तो वो पहले खुद ही से शेयर कर लेता है, आप की ले लें। इसका पर्पज़ है
उस बंदे से शेयर करना कि जो डिक्रिप्ट कर सके। अब रिलेशनशिप है दोनों कीज़ के दरमियान, पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान, और वो जिससे डिक्रिप्ट करके भेज रहा है उससे एन्क्रिप्शन नहीं होगी उसकी, बल्कि जो साथ मौजूद प्राइवेट की है उससे होगी। ठीक है? तो एसिमेट्रिक की में 2 कीज़ यूज़ होती हैं, और चूँकि वो सेम नहीं होती और इस तरीके से काम करती हैं कि अगर एक एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ हुई है तो दूसरी की डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी। तो सेंडर रिसीवर के दरमियान जो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का जो है मैकेनिज़्म बना रहता है। बीच में कोई टैप कर भी ले तो उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि उसी की से वो क्या करेगा, जिससे एन्क्रिप्शन की गई है उससे डिक्रिप्शन तो होगी नहीं। तो अगर वो की उसने टैप कर भी ली तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा, उससे डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट के लिए कोई और की यूज़ हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी बंदे के पास है, जिसने मैसेज सेंड किया था। ठीक है? तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस वज़ह से इट्स मोर सिक्योर देन एसिमेट्रिक की। ठीक है? ये मॉडर्न अप्रोच है और सिमेट्रिक की वाली अप्रोच पुरानी थी। ठीक? तो फुली डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, 2 कीज़ अलग-अलग किस तरीके से यूज़ होती हैं, दोनों रिलेटेड भी होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स मैसेज भेजा था कल, उसकी किसी ने की रख ली, तो आज मैं वाई मैसेज भेजूँगा, उसकी की भी होगी, नहीं। अगर दोनों मैसेजेस अलग हैं, तो इनकी कीज़ में पॉसिबिलिटी है कि दोनों अलग-अलग हों, लेकिन आपस में रिलेशनशिप रखती हैं पब्लिक और प्राइवेट की। जिस मैसेज को मैंने से प्राइवेट की ए से एनकोड किया है, उसको पब्लिक की बी ही डिकोड कर सकती है। जिस मैसेज को मैंने प्राइवेट की बी से एनकोड किया है, उसको पब्लिक की बी ही डिकोड कर सकती है। ए वाली पब्लिक की उसे डिकोड नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो इस तरह का रिलेशनशिप है इसमें। तो ये हो गई थोड़ी-सी थ्योरेटिकल बात। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, और कुछ मेथड्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, उसे हम देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है सीजर साइफर। ठीक है? और ये वही वाला साइफर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक जूलियस सीज़र के नाम पे है। ये बेसिकली एक रोमन सिपाही था, और ये कम्युनिकेशन करने के लिए में मैसेजेस पहुँचाने के लिए ये डिकोडिंग यूज़ करता था, इसीलिए उसके नाम पे ये है सीज़र साइफर। और ये बड़ा सिंपल सा साइफर मैकेनिज़्म है, ये कुछ नहीं करता था बल्कि सिंपली अपने टेक्स्ट को +1 कर देता था। यानी प्लेन टेक्स्ट है डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल, तो इसमें डी में +1 कर दिया तो ई बन गया, ई में +1 कर दिया तो एफ बन गया। तो ये सिंपल सा बल्कि ईज़िली ब्रेकेबल, आज के दौर में देखा जाए तो ईज़िली ब्रेकेबल है, उस ज़माने में लोग इतना क्रिटिकल या इतनी थिंकिंग नहीं रखते थे, ना इस तरह की बातें सोचते थे, तो उधर ये डिकोड करना मुश्किल होता था। क्योंकि अगर कोई भी बंदा ये मैसेज पकड़ भी ले, इंटरसेप्ट कर ले, बीच में से कबूतर लेके जा रहा था, पकड़ लिया, तो क्या पढ़ पाएगा? उसको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ई, एफ, जी, एफ, ओ, ई, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो एक्चुअल रिसीवर है, क्योंकि रिसीवर को पता है कि इसको डिकोड करने का तरीका क्या है, कि इसमें -1 करना है, यानी ये सिमेट्रिक है। +1 करेगा ये, तो दूसरा वाला -1 करेगा, नहीं सेम प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाएगा। जब ये डिकोड हो जाएगा तो उनको एक्चुअली मैसेज मिल जाएगा कि भाई डिफेंड करें आप ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल। तो ये सिंपलेस्ट हमारे पास जो मौजूद है ये है सीजर साइफर। अच्छा, इसको देख भी लेते हैं हम। क्रिप्ट टूल हमारे पास मौजूद है, ये भी फ्री टूल है, ओपन सोर्स, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है? अच्छा, इस पे जाने से पहले मुझे बल्कि वो वाली याद आ गई जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कि वो जो कोटेशन मैं आपको बता रहा था वो थी, एक डॉक्यूमेंट्री है सोशल डिलेमा। ठीक है? और उसमें बताया गया था कि अब मैं जो मिसाल दे रहा था ना कि आप सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इट्स फॉर फ्री, तो आपको क्या लगता है ये फ्री है? तो बिल्कुल नहीं, ये फ्री नहीं है। और इसके लिए कोटेशन उसमें ये थी कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, देन यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है? यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे तो आप ही एक्चुअली प्रोडक्ट हैं, और आप फ़ेसबुक के प्रोडक्ट ही हैं। आपको मैंने बताया ना, आप उनके यूज़र्स हैं, उनका यूँ कह लें कि उनका नशा जो है ना उसकी एडिक्शन है आपको। तो यू आर देयर यूज़र। आप उनकी रिसोर्सेज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेटा जो है इधर-उधर बाँटते हैं, एडवर्टाइज़मेंट, और फिर इसमें अच्छी खासी जो है ना बड़े-बड़े मार्जिन से मार्केटिंग होती है। आपको क्या लगता है कि आपके मोबाइल पे जो रैंडम एसएमएस आ जाते हैं, आपकी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह आ जाती हैं, वो मैजिकली आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं न कहीं किसी सोशल मीडिया ने ही इन एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ को दी होती है। तो ये इस वजह से आपका डेटा
जो है आपसे ले रहे हैं, यानी आपकी आइडेंटिटी ले रहे हैं, आपके बारे में सारी डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि आप ही इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो फ्री में कुछ नहीं होता, तो अ वर्ड ऑफ कॉशन, थोड़े आप भी अवेयर रहा करें, सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर फ्री। ये मतलब शुरू-शुरू में इसने आपको एडिक्शन डाल दी है ऐसी, कि अब आप सब कुछ अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और कोई अगर आपको नुकसान पहुँचाना चाहे तो आपको सिर्फ़ स्टॉक करेगा सोशल मीडिया पे, उसको सब आपकी रूटीन पता लग जाएगी, और फिर वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो बीवेयर, यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये हो गया वो वाला चैप्टर। अच्छा, अब सीज़र साइफ़र की बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक सैंपल टेक्स्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं कोई और टेक्स्ट नहीं लेता। मैं सिंपली जाता हूँ ये एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वाले ऑप्शन में, सिमेट्रिक क्लासिक में, और ये रहा सबसे पहले सीज़र। मैंने कहा ठीक है, मैं सीज़र परफ़ॉर्म करना चाह रहा हूँ, उसने कहा ठीक है, सिंपल 1 वाला करना है, मैं चाहूँ तो इसको नंबर को बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं भी डिफ़ॉल्ट लेके चलता हूँ। इसमें कह रहा है ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी, और मैंने कर दिया एनक्रिप्ट। तो इसने पूरा का पूरा जो मेरे पास टेक्स्ट फाइल थी, इसे एनक्रिप्ट करके मुझे दे दिया है इन सीज़र साइफ़र एल्गोरिथम, ठीक है? तो इस तरीके से मैं इस टूल पे सीज़र एन्क्रिप्शन कर सकता हूँ। देन सेकंड हमारे पास है आरओटी 13 साइफ़र। ये थोड़ा-सा कह लें कि सीज़र की मॉडिफ़िकेशन है। आरओटी स्टैंड्स फॉर रोटेशन 13, ये एक्चुअली 13 का शिफ्ट करता है, या 13 की रोटेशन करता है। शिफ्ट क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि रोटेशन हो जाती है, ज़ेड के बाद वापस ए आ जाता है। तो इसमें क्या है कि ए जो है वो रिप्लेस होता है, एन से बी रिप्लेस होता है ओ से, और इसकी एन्क्रिप्शन कुछ ऐसी हो जाती है। यानी अगर मैं इसको ट्राई करना चाहूँ इसके अंदर, तो इसमें भी मौजूद है एन्क्रिप्शन। ये आरओटी इसी पे लिखा हुआ है, मैं सीज़र के बजाय आरओटी 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें ये इसकी डिफ़ॉल्ट आ रही है रोटेशन 13, और इससे एन्क्रिप्ट करूँगा तो ये मेरे पास आरओटी 13 की एन्क्रिप्शन हो जाती है, ठीक है? तो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, उसमें ऑलरेडी एल्गोरिथम मौजूद है, वो उस पे रिपीटेडली अप्लाई होता है, और रिपीटेडली अप्लाई होने के बाद एन्क्रिप्शन कर देता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन-सा एल्गोरिथम है? इसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफ़र। अच्छा, इसमें क्या है? द सिंपलेस्ट सब्स्टिट्यूशन साइफ़र इज़ अ साइफ़र दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अच्छा, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? प्लेन टेक्स्ट फॉर कैरेक्टर्स, इट डिफर फ्रॉम सीज़र साइफ़र इन द साइफ़र अल्फ़ाबेट इज़ नॉट सिंपली द अल्फ़ाबेट शिफ्टेड, इट इज़ कंप्लीटली जम्बल्ड। इसमें कंप्लीटली जम्बल्ड हो जाते हैं, यानी शिफ्टिंग वगैरह नहीं है, बल्कि इसमें जम्बल्ड है। अब इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन साइफ़र, तो मेरे ख़्याल से एक जेनेरिक नेम दे दिया गया है, और इसमें देख लेते हैं कहीं मौजूद है ये। ये मौजूद है। इसमें करके देख लेते हैं। अच्छा, की इनपुट माँग रहा है ये कुछ मुझे इसमें। की क्या होनी चाहिए? रैंडम जनरेट का ऑप्शन नहीं है। चलें, मैं कुछ ऐसी इसको नंबर दे के देख लेता हूँ की। की एंट्री रिमेनिंग कैरेक्टर फील्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, की एंट्री रिमेनिंग कैरेक्टर्स आर, मैंने कोई भी रैंडम इसमें की डाल दी, इसमें अपना नेम ही डाल देना। अच्छा, की में ये मुझे रिपीट नहीं करने दे रहा कैरेक्टर, तो एक ही मरतबा में ए एंटर कर पाऊँ। अब मैं एन्क्रिप्ट करके देखता हूँ, तो इसने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी इस वाले एल्गोरिथम के तहत, ठीक है? जम्बल्ड किया, इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। तो इसका कुछ पीछे बैकएंड पे फ़ॉर्मूला होगा, जो आपके मैनुअल में गिवन नहीं है कि एक्चुअली जम्बल्ड किस पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला से करा, हो सकता है बैकएंड में कुछ मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कर रहा हो। अच्छा, तो जो हमारे काम का है, या जिसे हमने ख़ास तौर पे देखना है, वो है हमारे पास हिल साइफ़र, ठीक है? ये क्या है? इट्स अ पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफ़र बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा। इसमें क्या है? एक्चुअली मैं मैट्रिसेस यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए मैं अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट या डिकोड करता हूँ। लेकिन कंडीशन इसकी ये है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर चाहे वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, कोई सा भी हो सकता है। और मैं अपने मैसेज को ब्रेक कर लेता हूँ से, इसमें अगर मैंने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है, तो मुझे जो भी मैसेज है उसको 3-3 के चंक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अटैक एट डाउन लिखा हुआ है, तो इसमें ब्रेक किया, तो पहला हिस्सा बना ए डबल टी। तो ए डबल टी को मैंने रिप्लेस कर दिया उसके नंबर से। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ए का कोड 0 है, बी का कोड 1 है। यानी ये जो सब नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए, मैक्सिमम 25 तक जाएँगे। ठीक है? ये 2 का मतलब इधर एक्चुअली ये है कि मैं सी की बात कर रहा हूँ, 4 का मतलब है ई की बात कर रहा हूँ, 1 का मतलब है बी की बात कर रहा हूँ। ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इसमें ऐसे है
कि ये सब मैं नंबर्स इनकी बात करूँ, यानी 1 का मतलब एक्चुअली ए बी है और 2 का मतलब एक्चुअली यहाँ पे सी है और सो ऑन। इसी तरीके से इसके अंदर जो नंबर है वो 25 तक जा सकते हैं क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट है। हो क्या रहा है कि मैं अब इसको ए डबल टी है तो ए का मतलब 0 है, तो 0 और टी का मतलब 19, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया 0 19 19 जो कि है एक्चुअली ए डबल टी का। अब इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ये मेरे पास एक रैंडम मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है? ये रैंडम है, कुछ भी हो सकता है और मैंने इसके साथ 0 19 को ऐसे लिख लिया रॉ वाइज़। और ये वाला मैट्रिक्स जो मेरे पास रैंडम गिवन है, इन दोनों के दरमियान मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपको याद हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस टर्म से और फिर ऐड कर देता हूँ किस टर्म में, यही चीज़ मतलब इस वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ इस सेकंड वाली टर्म से और इसी तरह थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड वाले टर्म से और इन प्रोडक्ट्स को आपस में कर लेता हूँ सम। तो आप अगर सम करेंगे और इसी तरह सारी रॉस करते जाएंगे तो मेरे पास 3 रॉस सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है ये 171, 57 और 456। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई विद 0 इज़ 0, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ कितना होगा 76, 76 और 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 95, 95 और 76 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो देखिए 171 ही बनता है या नहीं। 95 प्लस 5 ठीक है 171 ही बनता है। तो ये चीज़ का मतलब है कि इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। आप इसको भी करके देख लें, इसको भी करके देख लें। और चूँकि मैं मेरी तो मजबूरी ये है कि इस एल्गोरिथम में जो भी नंबर आएगा वो 0 से लेकर 25 तक हो, तो मैंने इसमें मॉड 26 लगा दिया। तो हर नंबर जो है 26 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 से 25 तक में आएगा। ये नंबर आ गया 15, 5 एंड 14 और ये फिर वही मेरे पास जो टेबल था कि मैंने 0 से 0 का मतलब ए, 1 का मतलब बी, 2 का मतलब सी एंड सो ऑन करते हुए से लेटर उठाए तो ये बन गया पीएफओ, यानी ए डबल टी इनक्रिप्ट होके बन गया मेरे पास पीएफओ। ठीक है, ए डबल टी मेरे पास डिक्रिप्ट होके बन गया पीएफओ। और अगर मुझे वापस डिक्रिप्ट करना होगा तो इसके लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो ये है कि मुझे मैट्रिक्स की जो भी मेरा मैट्रिक्स था उसके इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर मेरे पास वापस आ जाएगा ए डबल टी। यानी ये मैट्रिक्स अगर के है तो के इनवर्स, पहले इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनवर्स आपको पता है मैट्रिक्स में एक फार्मूला होता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको आप अगर अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो इनिशियली आपने शुरू किया था। ठीक है, ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि आप इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओरिजिनल आपके पास वापस आ जाए। ठीक, तो ये एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है और हम चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लासिक में ही हिल्स मौजूद है। ठीक है, हिल्स में देखें तो आप ये मैट्रिक्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसमें मैट्रिक्स 3 बाय 3 भी कर सकता हूँ और अल्फ़ाबेट नहीं, मैं नंबर्स की फॉर्म में देना चाह रहा हूँ। क्या नंबर है मेरे पास 2 4 5 9 2 1, 2 4 5 9 2 1, 2 4 5 9 2 1, 3 17 7, 3 17 और 7। ठीक है, मैंने यही वाला मैट्रिक्स इसमें अप्लाई कर दिया और मैं रैंडम भी जनरेट कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने फ़िलहाल वही यूज़ कर लिया जो मौजूद। आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं या रैंडम भी जनरेट करा सकते हैं। अगर मैं इसे एन्क्रिप्ट करता हूँ तो मेरे पास ये इस टेक्स्ट का हिल्स साइफर आ जाएगा। जो पीछे लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग एग्जांपल फॉर द साइफर टूल, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं हरगिज़ नहीं पढ़ पा रहा कि वो क्या है क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड हो चुका है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी डायनेमिक भी जनरेट करा सकता हूँ। से जनरेट करा दी मैंने डायनेमिकली तो ये आ गया। मैं 5 बाय 5 भी करा सकता हूँ, मैं 4 बाय 4 पे भी डायनेमिक करा सकता हूँ। तो ये खुद ब खुद क्योंकि रैंडम नंबर है कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं, आपको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि ये
ए से लेकर जेड तक होंगे तो ये मैक्सिमम 25 तक नंबर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका हिल साइफर। हिल साइफर के बाद है आपके पास विगनर्स साइफर। ठीक है, विगनर साइफर क्या है? विगनर साइफर ये है कि ये भी सब्स्टिट्यूशन साइफर है और ये 300 ईयर्स तक कह रहे हैं कि अनब्रेकेबल रहा था अनटिल ये फ्रेंच जो हैं आपके साइंटिस्ट मेरे ख्याल से कौन है, इसने ब्रेक कर दिया जैसे। और इसको पढ़ेंगे फ्रेडरिच केसिकी केसिस्की फ्रेडरिच केसिस्की ने इसका जो है हैक करके इसका तोड़ बता दिया था कि ये है, लेकिन उससे पहले तक ये सही था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आपके पास एल्गोरिथम है। इसमें एक टेबल गिवन होता है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब भी आप इनक्रिप्ट करते हैं तो एक आपको की का कॉन्सेप्ट है और एक एक्चुअल टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे से नहीं, ये की का कॉन्सेप्ट है। की मैंने से ले ली से फोर्टिफिकेशन। ठीक है, एक मेरे पास की होगी और एक मेरे पास टेक्स्ट होगा। मेरा काम बड़ा सिंपल सा ये कि मुझे अपने टेक्स्ट मेरा वही है, डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल, मैंने स्पेसेस हटा दिए। और मेरी की थी फोर्टिफिकेशन, मैंने की को मुसलसल रिपीट करना शुरू कर दिया, तब उतने ही कैरेक्टर मुझे बनाने जितने कैरेक्टर मेरे टेक्स्ट में। तो मैंने की को रिपीट करना शुरू कर दिया अपने बाकी उसके लिए, यानी मेरी की छोटी हो सकती है लेकिन मैं की को रिपीट करता रहूँगा और एग्जैक्ट उतने ही कैरेक्टर की बना दूंगा जितने कैरेक्टर का मेरा एक्चुअल टेक्स्ट है। और होगा क्या, मैं कैसे इसको डिकोड करूँगा? इसको डिकोड करने का बड़ा आसान सा तरीका है, रॉ और कॉलम वाइज मुझे सिर्फ चेक करना है। रॉ और कॉलम वाइज क्या चेक करना है कि डी जो है कॉलम वाइज चेक हो रहा है, यानी मैं एक्चुअल टेक्स्ट को देखूंगा कॉलम वाइज और अपने की को मैं क्लास आर यू विथ मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे रॉ और कॉलम वाइज इसको चेक करना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं चेक करना चाहूँ से इस वाले को, तो इधर से मुझे कॉलम वाइज डी ढूंढना है और रॉ वाइज एफ ढूंढना है, और दोनों के इंटरसेक्शन पे जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो डी मैं ढूंढ लेता हूँ रॉ वाइज, तो कॉलम वाइज मैंने डी ढूंढा तो डी ये है। ठीक है, इस जगह पे। और बल्कि इसको मैं इस तरीके से अगर करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी वाली अगर रॉ की बात की जाए तो वो कुछ इस डार्क हो गया, ये ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए था मुझे, ये। तो डी मैंने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, ये वाली रॉ में आएगा जो भी आएगा, ये मुझे पता लग गया। और मेरी की में था पहला वर्ड एफ, तो मुझे ये पता लग गया वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मेरी इंटरसेक्शन का पॉइंट है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर, आई। तो जो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो मेरा आई बन जाएगा। और हम देख लेते हैं क्या वो आई ही बन रहा है या नहीं। तो देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये आई ही बन रहा है। तो इसी तरह मैं हर मर्तबा क्या करूँगा, रॉ वाइज इसको चेक करूँगा, कॉलम वाइज इसको चेक करूँगा और दोनों के इंटरसेक्शन को पिक करके की में लूँगा। ठीक है, इसको मैं कॉलम में चेक करूँगा ई, रॉ में चेक करूँगा ओ, दोनों के इंटरसेक्शन पे जो आ रहा होगा उसे पिक करूँगा और यहाँ लिख दूँगा। और यही प्रोसीजर रिपीट करता रहूँगा तो ये मेरे पास ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। अच्छा, ये है कौन सा हमारे पास, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। वेग्रेंट साइफर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्रिप्ट टूल में ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे इधर एक की देनी है, मैं फिर से की दे देता हूँ। से अपना नाम ही दे दिया, वो रिपीट होती रहेगी।
और फिर इसके रिस्पेक्ट से ये उसी टेबल के अगेंस्ट चेक करेगा और इसे इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, एक इसको की चाहिए होती है, टेक्स्ट तो ये पीछे गिवन ही है, और जितना बड़ा टेक्स्ट होगा ये खुद बहुत की को रिपीट करके टेक्स्ट बना लेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वर्डेन साइफर। वर्डेन साइफर सिंपली क्या करता है, यूजिंग जोर फंक्शन करता है ये भी सब्स्टिट्यूशन, जोर करता है। अब चूंकि जोर कर रहा है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी की और इसका टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम लेंथ के हों। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लेंथ के हों, इसकी की और इसका टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम लेंथ के हों। तो अगर मैं आपको इसमें करके दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मुझसे कहेगा कि एक सेपरेट मुझे फाइल चाहिए। तो सेपरेट फाइल क्यों चाहिए, क्योंकि ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, तो एग्जैक्टली सेम लेंथ की मुझे एक फाइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर ही जाके ये काम कर सकता है। या यहाँ पे एक सिंपल सा और भी लिखा हुआ है, अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो इसमें फिर ये मुझसे बड़ी सी की मांग रहा है। तो खैर ज़ोर तो नहीं है, लेकिन ये मैं अभी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम लेंथ की मुझे की चाहिए और वो मुझसे एक सेपरेट फाइल मांग रहा है। दो फाइलों को ये लेके जम्बल्ड कर देगा और एक इनक्रिप्टेड फाइल निकाल देगा, यानी कि इज अ सेपरेट फाइल हो गई इसमें। ठीक, तो एक ये हो गया हमारे पास। और बस इतने ही इसमें एक्सप्लेन हुए में और भी हैं। टूल में, टूल मैंने आपको ऑलरेडी रन करके पैरेलल में बता दिया, आप किस तरीके से रन कर सकते हैं। इनक्रिप्ट बस करना है आपको और सेलेक्ट करना है कौन सी इनक्रिप्शन लगानी। तो टूल भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एज सच टूल में मज़ीद कुछ है नहीं, बस इंक्रिप्शन का टैब ही हमने एक्सप्लोर किया। तो टास्क देख लेते हैं। टास्क में इम्प्लीमेंट ऑल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स, तो ये हमने कर ही ली हैं। आपको क्या करना है, आप बाकी भी ट्राई कर लीजिएगा जो मैंने ट्राई नहीं किए। होम टास्क आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। होम टास्क में ये है कि आपने अपना फर्स्ट नेम लेना है और उसको इनक्रिप्ट करना है यूजिंग हेल्थ साइफर एंड शो कैलकुलेशन एंड वेरीफाई ऑन क्रिप्टो। तो ये आपको मैनुअली करना है। ठीक है, ध्यान रहे, होम टास्क आपको पहले मैनुअली करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है क्रिप्ट टूल से। और प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, आपका नेम होगा, और की क्या होगी, कोई भी आप रेंडमली जनरेट करा लें पहले क्रिप्ट टूल से, या खुद ही से सपोज कर लें पेपर पे, और फिर वही की एंटर कर दीजिएगा जब आप क्रिप्ट टूल से सॉल्व करें। तो आपने वेरीफाई करना है कि आपने मैनुअली जो उसको साइफर किया है हिल्स से, जो भी मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला बताया वो, और फिर क्रिप्ट टूल से, दोनों से करके देखना है और दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पहला टास्क तो हो गया ये। दूसरा टास्क, टेक योर फुल नेम। ठीक है, पहले फर्स्ट नेम था, अब फुल नेम लेना है एंड इनक्रिप्ट यूजिंग विंगरिन साइफर और विंगरिन साइफर एंड वेरीफाई रिजल्ट। ठीक है, अब ये वाला यूज करना है। ये कौन सा था, टेबुलर वाला। इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लेना है और की क्या दिया हुआ है, लास्ट लैब दी हुई है। लास्ट तो नहीं, ये सेकंड लास्ट है हमारे पास। तो इसमें क्या है, आपको फुल नेम देना है और की इसमें गिवन है लास्ट लैब। हेल्स में की आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी की गिवन है आपके पास लास्ट लैब। तो आपने ये वाला भी करके दिखाना है टेबल से रीड कर करके। डिक्रिप्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट यूजिंग सीजर साइफर विद द की ऑफ की 5। तो सीजर तो बहुत आसान है, आपको पता है कैसे डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करना है, इसमें इनक्रिप्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है। आपको डिक्रिप्ट करना है तो इसका मतलब है आपको -5 करना पड़ेगा। हर जगह से आप -5 करेंगे तो आपको सामने होपफुली कोई फेमिलियर टेक्स्ट आ जाएगा। और नीचे बात में वही बताया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, थोड़ी सी बात मैंने बता दी है। थोड़ी सी आप गूगल करके लिख लीजिएगा, दो डिसएडवांटेजेस रिक्वायर्ड हैं। एक तो मैंने एम्फेसाइज करके आपको बता दिया था, दूसरा आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लैब। अगर टास्क से रिलेटेड या लैब से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज? क्लास, कोई क्यूरी है आप लोगों को?
तो फिर मैं लैब कंक्लूड करूं। चलें तो फिर टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।